हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी हिंदी पेडागोजी की क्लास है जिसमें हम क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षक विद्यार्थियों की भाषा के कार्यों को एक फोल्डर में रखते हैं और बाद में उसे शिक्षार्थी की भाषा उपलब्धि के आकलन के लिए इस्तेमाल करते हैं। आकलन की यह रणनीति क्या कहलाती है? निदानात्मक परीक्षण कहलाती है, उपाख्यानात्मक अभिलेख कहलाती है, योगात्मक आकलन कहलाता है, पोर्टफोलियो कहलाता है, क्या कहलाता है ये? तो बेटा एक पोर्टफोलियो क्या है? एक ऐसा फोल्डर है जिसमें बच्चे से संबंधित सारे रिकॉर्ड रखे जाते हैं। तो यहाँ पर टीचर क्या है? जो टीचर है वो बच्चे के भाषा के कार्यों को एक फोल्डर में रख रहे हैं और बाद में उसे शिक्षार्थी की भाषा उपलब्धि के आकलन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो रणनीति है ये क्या है? ये पोर्टफोलियो आकलन है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अश्विनी कक्षा 5 में पढ़ता है। कक्षा 3 तक आते आते उसे अपनी मातृभाषा में पठन कौशलों का विकास हो चुका था। अब वह अंग्रेजी भी अच्छी तरह से पढ़ने लगा है। अंग्रेजी पठन की उसकी योग्यता में क्या प्रतिबिंबित हो रहा है? पहला ऑप्शन है आपका पठन निपुणता का विकास, दूसरा दक्षता संवर्धन, तीसरा पठन का कौशल या फिर कौशल अंतरण। तो बेटा इसमें क्या है? कौशल अंतरण। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक बालिका पटना से मुंबई स्थानांतरित होती है। वह विद्यालय में एक भाषा के रूप में अंग्रेजी पढ़ती है और सहपाठियों तथा आस पड़ोस के लोगों के साथ अंतःक्रिया करके वह मराठी सीखने की स्थिति में है। इस तथ्य से आपकी क्या समझ बन रही है? दोनों भाषाओं को सीखना भाषा अर्जन है, अंग्रेजी भाषा सीखना भाषा अर्जन है और मराठी भाषा को सीखना भाषा अधिगम है। अंग्रेजी भाषा सीखना भाषा का अधिगम है और मराठी भाषा को सीखना भाषा अर्जन है। दोनों भाषाओं का सीखना भाषा अधिगम है। तो बेटा ये जो भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं इनसे इनके जितने भी टॉपिक हैं वो सारे मैंने आपको थ्योरी क्लास में कराए हैं, इसीलिए यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ आपको आंसर बताते हुए चल रही हूँ। अगर आपने वो थ्योरी की क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उनको ज़रूर देखिए। हिंदी पेडागोजी की जो थ्योरी क्लास है मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है कि भाषा अर्जन क्या होता है और भाषा अधिगम क्या होता है। तो यहाँ पे बच्ची जो है क्या बताया इसने कि पटना से वो मुंबई स्थानांतरित हुई और विद्यालय में वो अंग्रेजी भाषा पढ़ रही है। तो बेटा जो भाषा हम विद्यालय में सीख रहे हैं वो क्या है? भाषा अधिगम है। और आसपास के लोगों से क्रिया करके वो मराठी सीखने की स्थिति में है। तो जो भाषा हम अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं, अपने समाज से सीखते हैं और जिसको सीखने के लिए आपको प्रयास नहीं करने पड़ते हैं, वो क्या है? भाषा अर्जन है। तो मराठी भाषा को सीखना क्या है? भाषा अर्जन है। और अंग्रेजी भाषा जो विद्यालय में पढ़ रही है, जहाँ एक टीचर भी है, प्रॉपर उसको एफर्ट करने पड़ रहे हैं, तो वो क्या है? भाषा अधिगम है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा को सीखना क्या है? भाषा का अधिगम है और मराठी भाषा को सीखना भाषा का अर्जन है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अधिगम के सिद्धांत के रूप में रचनावाद का विश्वास है क्या? बच्चे कक्ष शिक्षण के माध्यम से नवीन ज्ञान प्राप्त करते हैं। दूसरा, भाषा संरचनात्मक अभ्यास के द्वारा सीखी जाती है। तीसरा, सभी शिक्षार्थी एक ही तरीके से सीखते हैं। डी ऑप्शन है, बच्चे अपने पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखते हैं। तो इसमें क्या करेक्ट आंसर होगा बेटा आपका? अधिगम के सिद्धांत के रूप में रचनावाद का क्या विश्वास है बेटा? कि जो बच्चे होते हैं वो अपने पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखते हैं। जो बच्चा होता है वो अपने पूर्व ज्ञान से जोड़कर चीजों को सीखता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है क्या? जो भाषा की आपकी बुक है बेटा उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है आपके लिए? पहला, आकर्षक चित्र, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, अभ्यासों की बहुलता या फिर कागज की गुणवत्ता। तो बेटा जो भाषा की पुस्तक होती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है आपका, वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन।
दूसरा है भाषा के व्याकरण का आकलन करना। तीसरा भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। डी है पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन करना। तो जो भाषा में आपका सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य क्या है बेटा? इसका उद्देश्य है भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन। अगला क्वेश्चन है आपका, भाषा विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत समर्थन करता है कि भाषा एक व्यक्ति की स्वाभाविक जन्मजात क्षमता है। दूसरा, पुरस्कार तथा दंड के द्वारा सीखी जाती है। तीसरा, समाज में अंतःक्रिया के द्वारा सीखी जाती है। या फिर बच्चे के बोलना शुरू करने से पहले संकल्पना की समझ पर निर्भर करती है। तो जो बच्चे की भाषा विकास का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत किस चीज का समर्थन करता है? तो किसका समर्थन करता है? बच्चे के बोलना शुरू करने से पहले संकल्पना की समझ पर निर्भर करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम है। क्या है बेटा? भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देना, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देना, मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है, बोलना कौशल पर बल देता है। तो बेटा इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम जो है बेटा वो संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भाषा की पाठ्यचर्या का उद्देश्य है विभिन्न प्रयुक्तियों पर अधिकार का विकास करना। इसका क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है आपका, शिक्षार्थी विभिन्न विषयों की विषय वस्तु के अनुरूप भाषा को समझते और प्रयोग करते हैं। दूसरा, शिक्षार्थी विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु समझते हैं। तीसरा, शिक्षार्थी रोजमर्रा के संप्रेषणात्मक उद्देश्यों तथा कार्यों के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। डी, विभिन्न भाषाओं में भाषा प्रयुक्तियां सीखते हैं। तो भाषा की पाठ्यचर्या का उद्देश्य है विभिन्न प्रयुक्तियों पर भाषा पर अधिकार का विकास करना। तो इसका अर्थ क्या है बेटा? इसका अर्थ है आपका, शिक्षार्थी विभिन्न विषयों की विषय वस्तु के अनुरूप भाषा को समझते और प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कक्षा 6 की एक अध्यापिका अपनी कक्षा में निम्नलिखित कार्य करवाती है। 8 वाक्यों के एक छोटे से अनुच्छेद को 2 भागों में बांटा गया, या जोड़ों में बैठे प्रत्येक विद्यार्थी को हर दूसरा वाक्य दिया गया। प्रत्येक शिक्षार्थी एक दूसरे को वाक्य बताते हैं और अब उन्हें अनुच्छेद जो है वो पूरा लिखना है। तो इस कार्य को क्या कहते हैं? अनुच्छेद श्रुतलेख कहते हैं, वर्तनी श्रुतलेख कहते हैं, पारस्परिक श्रुतलेख कहते हैं, या फिर पठन श्रुतलेख कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं बेटा? बच्चे जो हैं उसमें क्या बोला है कि 8 वाक्यों के एक छोटे से अनुच्छेद को 2 भागों में बांटा गया, या जोड़ों में बैठे प्रत्येक विद्यार्थी को हर दूसरा वाक्य दिया गया। तो ये जो है इस कार्य को क्या कहेंगे? इसे पारस्परिक श्रुतलेख कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? पारस्परिक श्रुतलेख कहेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, बुनियादी अंतरवैयक्तिक संप्रेषण कौशल बिक्स की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? बेटा एक होता है आपका बिक्स और एक होता है आपका कैल्प। इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? स्टीफन क्रेशन ने इसके बारे में बात की है, या फिर लेव वाइगोत्स्की ने बात की है, या फिर बीएफ स्किनर ने बात की है, या फिर जिम क्यूमिन ने। तो बेटा ये जो बिक्स है और ये जो कैल्प है इसके बारे में किसने बात की है? जिम क्यूमिन ने। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वाचन कौशल को विकसित करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पहला ऑप्शन है स्पष्ट तथा शुद्ध उच्चारण का प्रयोग करना। दूसरा, वाणी को मीठा तथा सुरीला बनाना। तीसरा, संदर्भ तथा स्थिति को ध्यान में रखते हुए बोलना। डी ऑप्शन है उतार चढ़ाव तथा लय से बोलने का अभ्यास करना। तो बेटा इसमें क्या है? संदर्भ तथा स्थिति को ध्यान में रखते हुए बोलना। वाचन कौशल को विकसित करने का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है बेटा?
संदर्भ तथा स्थिति को ध्यान में रखते हुए बोलना। अगला क्वेश्चन है आपका, लक्ष्य भाषा सीखने में शिक्षार्थी की मातृभाषा के हस्तक्षेप की अनुमति न होने वाली शिक्षण पद्धति को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष पद्धति कहा जाता है, व्याकरण अनुवाद पद्धति कहा जाता है, द्विभाषिक पद्धति कहा जाता है, या फिर स्थिति परक पद्धति कहा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? लक्ष्य भाषा सीखने में जब बच्चे की मातृभाषा का हस्तक्षेप नहीं होता है तो बेटा उस पद्धति को, उस शिक्षण पद्धति को क्या कहते हैं? डायरेक्ट मेथड। क्या? प्रत्यक्ष विधि। तो ये क्या है आपका? प्रत्यक्ष पद्धति, कि आप जो लैंग्वेज बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं आप उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बच्चे की मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बना रहे हैं। तो ये क्या है? प्रत्यक्ष पद्धति है। अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षार्थी अपनी बुनियादी पठन कुशलताओं का निर्माण कर सके इसके लिए एक शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों को मदद करने की जरूरत है। पहला, व्यक्तिक और विभेदित अनुदेशन के साथ। दूसरा, कक्षा विशेष के सीखने के प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए उन्हें मानक परीक्षण देने के माध्यम से। तीसरा, वैविध्यपूर्ण तकनीकी का प्रयोग करते हुए। डी है, पठन से पूर्व नवीन एवं चुनौतीपूर्ण शब्दावली के साथ। तो बेटा क्वेश्चन में क्या कहा कि शिक्षार्थी अपनी बुनियादी पठन कुशलताओं का निर्माण कर सके इसके लिए शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों को मदद करने की जरूरत है। कैसी? व्यक्तिक और विभेदित अनुदेशन के साथ। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा। देखो हर बच्चा जो है क्लास में, आपका हर बच्चा अलग है, उसकी क्षमताएं अलग है, तो हर बच्चे के हिसाब से आपको ध्यान में रखते हुए जिसकी जैसी जरूरत है वैसे आपको उसकी मदद करनी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, व्यक्तिक और विभेदित अनुदेशन के साथ। अगला क्वेश्चन है आपका, एक अध्यापिका कक्षा 8 के विद्यार्थियों को निम्नलिखित लेखन प्रदत्त कार्य देती है, इसे किस प्रकार का लेखन कहेंगे? 4-4 के समूह में आपस में चर्चा करो, मुख्य विचार बिंदु लिखो और एक रूपरेखा तैयार करो। विषय के पक्ष तथा विपक्ष में दो दो तर्क प्रस्तुत करने के लिए एक अच्छे लेख का प्रारूप तैयार करो। विषय है आपका विद्यालय के शिक्षार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षा। तो ये क्या है बेटा? वर्णनात्मक लेखन है, तर्कमूलक लेखन है, व्यक्तिपरक लेखन है, या फिर वृत्तांत लेखन है। तो बेटा क्वेश्चन में क्या कहा कि 4-4 के समूह में आपस में चर्चा करो, मुख्य विचार बिंदु लिखो और एक रूपरेखा तैयार करो। विषय के पक्ष और विपक्ष में दो दो तर्क प्रस्तुत करने के लिए एक अच्छे लेख का प्रारूप तैयार करो। तो बेटा ये क्या है? ये तर्कमूलक लेखन है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या है ये? तर्कमूलक लेखन है। तो यहाँ पर हमारे 15 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।